गंगा जी की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके साथ साथ शारदा है और अपनी यमुना नदी है, काली नदी है, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये कुल मिलाकर के इस पूरे राज्य भर में अगर जो हमारे पास 13% जो वन क्षेत्र है, जो निष्प्रयोज्य भूमि हमारे पास है, उस निष्प्रयोज्य भूमि में ये नदियों के पार्ट भी आते हैं। और जो वन संरक्षण अधिनियम जिसका जिक्र मैं उस दिन जब आपके यहाँ डिबेट हो रही थी तो इस विषय पर मैंने कहा था, उस वन संरक्षण अधिनियम 1980 इस बात को कहता है कि जो नाप भूमि है, जो भूमिधरी की भूमि है, वर्ग 1 कौ की भूमि है, उस वर्ग 1 कौ की भूमि को छोड़ करके बाकी सारी भूमि वन अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। हाँ। और इसके तहत 1996 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोडा बर्मन बनाम भारत सरकार जो प्रकरण चला था, उस प्रकरण पर जो फाइंडिंग दी थी, जो उसमें डिसीजन दिया था, उस डिसीजन में उन्होंने कहा था कि इस नाप भूमि को छोड़ करके बाकी जितनी भी तरह की जमीन है, वर्ग 1 कौ को छोड़ करके बाकी सभी तरह की वर्ग 9 तक की जमीन है, ये सब वन भूमि कहलाएंगी। और उसमें जो विषय आया था उसमें हमने कहा था जो वनाच्छादित क्षेत्रफल है, उस वनाच्छादित क्षेत्रफल को छोड़ करके जो जमीन है, उस जमीन को आप हमारे उपयोग के लिए लाने की अनुमति दें। और उस पर उन्होंने थोड़ी ढील दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। आज जो माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये निर्णय बिल्कुल सही है कि नदियों के जो स्वाभाविक जो उसका क्षेत्र है, वो क्षेत्र पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और हम भी इसके पक्षधर हैं कि उस क्षेत्र पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कतिपय कारणों से ये समय समय पर अवैध निर्माण होते रहे और उन अवैध निर्माणों को राजनीतिक कारणों से लोग अपने वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल करते रहे। प्रकाश भाई, बहुत दिक्कत है जी। प्रकाश भाई, एक अर्ज करना था जी। मेरा अपना अनुभव बताता है, मीटर और हेक्टेयर तो छोड़ दीजिए, 1 फुट जमीन सरकारी कोई कॉलोनाइजर, कोई दादा पहलवान एक्वायर नहीं कर, जबरन कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि उसको राजनीतिक संरक्षण हासिल नहीं हो। जी जी। ये कैसे मान लूं कि लोगों ने अपने आप घर बसा लिए? नहीं, मैंने दिल्ली को देखा, मैंने उत्तर प्रदेश को देखा, मैंने मुंबई को देखा, मैंने उत्तराखंड को देखा, कैसे इलाके बसाए गए। सोनिया विहार, राहुल विहार, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम, चंद्रशेखर आजाद ग्राम, अंबेडकर बाबा की मूर्ति, इसके नाम पर इंक्रोचमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पॉलिटिकल लोगों के संरक्षण से हुआ। इसीलिए आज हाईकोर्ट को इतने सख्त भाषा लिखनी पड़ी। आज ऑपरेटिव पार्ट है, अग्रवाल साहब की नजर पड़ रहा, उन्होंने कहा मैंने आदेश को अभी अध्ययन नहीं किया, मैं उसका ऑपरेटिव पार्ट जो है वो पढ़ के बता देता हूं। वी अकॉर्डिंगली डायरेक्ट ऑल द अलॉटमेंट्स गिवन ऑन द रिवर टू ऑल अलॉटीज मस्ट बी कैंसिल्ड विद इन 7 days फ्रॉम टुडे। हाईकोर्ट कह रहा है, यानी 4 जुलाई से 7 दिन गिनिए उंगली पर और कैंसिल करिए। द अलॉटीज शेल बी गिवन 60 days टाइम टू रिमूव द कंस्ट्रक्शन दैट दे हैव मेड and to restore the river to its original. In default, the state government shall remove all these constructions and restore the river to its original condition. ये निर्णय आया है, इस निर्णय में कोई एम्बिग्यूटी है क्या? कहीं कोई भ्रम है, कहीं कोई धुंध है क्या? कोई धुंध नहीं, कोई भ्रम नहीं। अग्रवाल साहब, मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया था कि हाईकोर्ट के निर्णय का तो पालन किया ही जाना चाहिए। उस पर तो मैंने कोई इफ एंड बट लगाया नहीं मान्यवर। नहीं, आप जो कह रहे थे कि अचानक से उनका विकल्प तलाशेंगे लोगों का। अरे भाई, अगर मैं सड़क पे घर बना लूं, अगर मैं सड़क पे घर बना लूं और आके ट्रक मेरे ऊपर चढ़ जाए तो क्या मैं मुआवजा क्लेम करूंगा? मैं बस्तियों के लिए कह रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। आप इसको उस तरफ मत ले जाइए प्लीज। मैंने बस्तियों के लिए कहा कि हजारों लोग जो बस्तियों के किनारे बसे हुए हैं। अरे तो किसने बसने दिया? किसने बसने दिया? विनोद वर्तवाल, मेरा सवाल बहुत जेन्युइन है कि मैं चौराहे पर एक घर बना लूं, एक ट्रक आए मेरे घर को ठोक के निकल जाए और मैं सरकार से कहूं मुझे मुआवजा दीजिए। अरे गजब बात हो गई भाई, आप इस सड़क पे घर बनाया क्यों? अब आप मुझसे विकल्प मांग रहे हैं कि साहब उनका पहले विकल्प तलाशा जाए। अरे भाई, आप डूब क्षेत्र में कब्जा करने गए क्यों? और आपने कब्जा करने क्यों दिया? नहीं, अविकल्प ना विनोद भाई से बात करेंगे। अग्रवाल साहब, विनोद वर्तवाल साहब, सवाल तो जेन्युइन ही है ना कि आप डूब क्षेत्र में मकान बनाने गए क्यों? तो एक मिनट, एक बात और जोड़ दें, फिर विनोद भाई अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है दर्शकों का ज्यादा अच्छा लगेगा। इस पर भी विनोद भाई उत्तर दीजिएगा जो सुरेंद्र भाई ने कहा। और प्रकाश जी फोन पर हैं। अगर मेरा निवेदन सुन ले विनोद जी,
अगर कह रहा हूं विनोद भाई सक्षम है, अरे अग्रवाल साहब, हो सकता है विकल्प मिल भी जाए, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक काल्पनिक स्थिति, अगर विकल्प नहीं मिलता है तो क्या उस सूरत में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर दी जाएगी? विनोद भाई, मैं तो कहा उसका पालन किया जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जब माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और जनहित में आदेश दिया है, तो उसमें बिना वजह की जिरह क्यों कर रहे हैं? भाई हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट ने कहा कि जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो सरकारी वो हो या व्यक्तिगत वाले हो, तो उन्हें हटाया जाना चाहिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार को। इसमें क्या बात है? क्यों बसाए गए वो लोग और किसने बसाए? ये पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार के लोगों ने जानबूझ के बसाए, वोट लेने के लिए बसाए रहते हैं इनके काम। और जब उन पे आफत आती है, जब ये हाईकोर्ट कह रहा है, तो उसके बाद फिर हल्ला मचाने का सिलसिला होता है। अब केदारनाथ जी में इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी घटना की किसको आशंका थी? और मान लिया कोई घटना हो जाए इन क्षेत्रों में, तो क्या जवाब सुरेंद्र जी देंगे? नहीं, घटना हो ही रही है विनोद भाई, जैसे माचिस की डिब्बी की तरह, ताश के महल की तरह, जैसे मकान भर कर गिरे हैं, कंक्रीट के मजबूत मकान जो गिरे, जिसमें लोग 12-12, 15-15 वर्षों से रह रहे थे, उनको देखते हुए लगता है कि आने वाले वक्त में अगर कोई बहुत बड़ा जलजला आ जाए उत्तराखंड में, तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी। नहीं, अच्छा, दूसरा ये होता, नदी तो अपना स्वाभाविक रास्ता लेगी। हाँ। आज नहीं लेगी, कल नहीं लेगी, परसों लेगी। हाँ। उसने तो स्वाभाविक रास्ता लेना है। हाँ। और हम किसी गलत चीज को बार बार प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हाँ। ये तो गलत हो गया। हाँ। अब मान लिया उन्होंने मकान बना दिया, सरकार उत्तराखंड की कहे कि भाई हमें उन्हें अल्टरनेट अरेंजमेंट करना है, उनको दे, इससे आपत्ति नहीं है। परंतु जो हाईकोर्ट कह रहा है, उस पर हम आपत्ति करने वाले कौन है? अच्छा, एक बात हमारी क्या हैसियत है हाईकोर्ट का? विनोद जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक वकील भी हूँ, मैं इसमें से मैं ये कह रहा हूँ, जो हाईकोर्ट ने कहा, जनहित में कहा, तो उसे सब लोग, हम लोग ये क्यों नहीं कहते हाईकोर्ट का निर्णय सुधार है और वो जनहित में मानना चाहिए? विनोद भाई, इसलिए नहीं कहते। मैं एक उदाहरण दे दूं, उदाहरण से अपनी बात कहूंगा, सीधे नहीं कहूंगा। जी हाँ। दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जो दिल्ली के बिना ताज के बादशाह कहे जाते थे, हरकिशन लाल भगत, HKL भगत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, इंदिरा जी के समय में मिनिस्टर रहे, INV के बड़े नेता थे। पूर्वी दिल्ली में उन्होंने यमुना पार में झुग्गी बसवा दी थी भगत जी की कृपा से, और अनंत काल तक जीतती रही कांग्रेस। भगत जी जिंदाबाद। वो ऐसा हुआ जब ये सौंदर्यीकरण दिल्ली का हुआ, और उन्हीं की सरकार ने सुंदरीकरण में झुग्गी झोपड़ी उखाड़ दी, उस दिन से भगत जी का साम्राज्य ऐसा डूबा कि फिर 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती वाली स्थिति हो गई। अब आज दीपक भगत कहाँ है ये भी पता नहीं। ये भी एक पेच आता है, ये पेच भी समझना होगा। प्रकाश पंत साहब, ये पेच वाकई एक बहुत बड़ा पेच है। अतुल जी, मैं एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। अभी माननीय न्यायालय ने जो अभी फाइंडिंग दी है, जो अपना ऑपरेटिव पार्ट अभी माननीय अमिताभ जी पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि ये जो सरकारी भवन बने हैं, अभी आपको और अच्छा लगेगा जान करके कि जो विधानसभा इन्होंने प्रपोज की है, वो रायपुर के उस क्षेत्र में प्रपोज की है जो नदी के उसमें आती है, डूब क्षेत्र में आती है। और वहाँ नई विधानसभा, और जो इन्होंने सरकारी भवन जितने भी बनाए हुए हैं, मैक्सिमम भवन उसी डूब क्षेत्र के अंतर्गत बनते हैं। अब ये जब इस तरह का हम ध्यान रखेंगे आने वाले समय में, अभी वर्तमान में तो सरकार को अविलंब इसका अनुपालन करना है। 60 दिन का समय उन्होंने दिया है, और 60 दिन में क्योंकि कांग्रेस किस तरह से अपने वोट बैंक के आधार पर जिन लोगों के वोट लेती रही है, उनको किस तरह से वो विस्थापित करेगी, और जैसा कि सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि इनका विकल्प हमको देखना चाहिए। हाँ, बात सही है कि किसी गरीब होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन उसके आवाज की व्यवस्था देखना ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार उसका विकल्प तलाशे और 60 दिन के अंदर अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा प्रकृति अपना बदला लेती है, और प्रकृति ने अपना बदला लिया है। 100 साल के बाद इस तरह का इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को अविलंब युद्ध स्तर पर इसके विकल्प की तलाश होनी चाहिए, और जो माननीय न्यायालय ने कहा है उसका समादर करते हुए इसका रास्ता तलाशना चाहिए।
विधानसभा का जो पहला श्री गणेश किया था वो भाजपा ने किया था और इस पर ना अब अग्रवाल साहब किसने क्या किया था, किसने किसकी भैंस खोली थी, ये ना सुनिए ना ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। माननीय हाई कोर्ट के फैसले की तामीली हो, हर हाल में हो, टाइम फ्रेम के साथ हो और आम लोगों की जान जाने से बचे। अग्रवाल साहब, केवल मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अविकल थपलियाल, क्या सरकारी मशीनरी आज की तारीख में माननीय हाई कोर्ट का आदेश का पालन करवाने के लिए लायक है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति और हैसियत है कि नहीं है? बिल्कुल लायक नहीं है। और हाई कोर्ट का जो आदेश आया, जो निर्देश आया है, इसमें अगर कोई रोड़ा बनेगी तो सरकारी मशीनरी बनेगी, नेता बनेंगे और भू माफिया बनेंगे, जिन्होंने ये सारा कुकर्म यहाँ पे किया है उत्तराखंड के अंदर 12 साल में। जिस तरीके से यहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया गया है, वो सब इनके मिलीभगत, इनका जो नापाक गठजोड़ है उसके कारण हुआ है। नंबर 2, मैं आपको ये बता दूं कि क्या नदी के डूब क्षेत्र में यही बस्तियां आ रही हैं? क्या ऋषिकेश से लेकर ऊपर बद्रीनाथ तक और गंगोत्री तक जितने आश्रम नदियों के किनारे बने हैं, क्या वो इस डूब क्षेत्र में नहीं है? उनसे कौन लड़ पाएगा उन आश्रमों से? बड़े बड़े संत महात्मा है, सारे नेता वहां जाते हैं, सारे अधिकारी वहां जाते हैं। पहले हथौड़ा चले तो उन पे चले, अब किस पे हिम्मत है उन पे हथौड़ा चलाने की? अभी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि गंगा के 200 मीटर किनारे नहीं होने चाहिए, और जब हरिद्वार में ध्वस्तीकरण शुरू हुआ तो सारे संत उतर गए, रोक देना पड़ा वो। तो ये जो बाहुबली लोग हैं आश्रम वाले, आप ये बताइए कि डूब क्षेत्र में, केदारनाथ को आज डूब क्षेत्र में नहीं मानेंगे आप? मंदाकिनी के किनारे जो कहर बरपा, तो केदारनाथ मंदिर पूरे डूब क्षेत्र में है। बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो ये चिन्हित करना होगा कि क्या केदारनाथ मंदिर डूब क्षेत्र में है, क्या बद्रीनाथ मंदिर डूब क्षेत्र में है? अलकनंदा करीब से बह रही है, ठीक बात है। यमुनोत्री का मंदिर आप देख लीजिए। तो इस ओर भी अभी पहले ये चिन्हित करना पड़ेगा कि डूब क्षेत्र की एक्चुअल परिभाषा क्या है। अगर ये सब है तो इन सब पे हथौड़ा, पहला हथौड़ा यही चलना चाहिए। सरकारी भवन जितने बनाए वो सरकार ने बनाए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए हैं, नदी के किनारे बनाए हैं। उसमें जब हथौड़े चले तब चले, लेकिन पहले इनका हो। अभी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी आई थी करीब 2 साल पहले। प्रकाश पंत साहब, अविकल भाई बात बहुत माकूल, बहुत मुफीद, बहुत मुनासिब कह रहे हैं। अतुल जी, जो सबसे अंतिम बंदोबस्त हुआ था, अंतिम बंदोबस्त सन 60 में करीबन लगभग हुआ है, और उस बंदोबस्त में जो सीमांकन किया गया था भूमि का, वो बहुत सटीक किया गया था। और उस सीमांकन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रत्येक 60 साल बाद पुनः बंदोबस्त की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें ये देखा जाता है कि नदियां क्या अपना रुख बदल रही हैं। जैसे शारदा नदी नेपाल के बॉर्डर पर बहती है, और वो हर 15-20 साल में अपना रुख बदल देती है, उसका जो डूब क्षेत्र है वो परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से जैसे अभी मंदाकिनी ने अपना रूप बदला, मंदाकिनी जो पूर्व दिशा में बहती थी केदारनाथ मंदिर में, अब पश्चिम दिशा में बहने लग गई, तो उसने अपना रुख बदला है। अब हमको ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो नदियों के वास्तव में जो उसका बहाव का क्षेत्र है और जो खतरनाक क्षेत्र है जहां वो खतरा पैदा हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए, और सर्वाधिक सबसे बड़ा हमको प्राथमिकता के आधार पर तय करना होगा कि ये जो नदियां नाले में और नाले से नालियों में तब्दील हो गई हैं, इनको तत्काल हमको ध्यान रखना सरकार को पड़ेगा कि ये जो नदियां हैं नाले में और नाले से नाली में न बदल जाएं। जो कुछ यहाँ देहरादून में देखने में आ रहा है, जिस तरह के जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है पूरा बर्बाद हो गया है, उसी तरह से जितने महानगर हमारे बन रहे हैं लगभग सबकी स्थिति ऐसी है। तो इसलिए सरकार को बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करके इस पे तत्काल इसका विकल्प तलाशना चाहिए और इसके लिए ठोस कार्रवाई करनी। अविकल भाई, मैं पंत जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, लाइन में है पंत जी? हाँ बिल्कुल है, पूछिए। हाँ अविकल जी। हाँ पंत जी, आप उस समय सत्ता में भी थे। एक मामला देहरादून का राजधानी का चला था कि चपराता रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा जी, याद होगा आपको। उसमें भी हाई कोर्ट के साफ निर्देश थे, और वो कब से चल रहा था? 10-12 साल से, यानी कि उससे पहले से भी चल रहा था, और वो ध्वस्तीकरण अब जाके हुआ। तो कितनी कठिनाइयों में और कितने अधिकारियों की बलि ले ली गई उसमें। एक कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने जैसे ही शुरू करा उनको बिल्कुल बदल दिया गया, आपको याद होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार है, सरकार खुद ही रोड़ा बनती है, मंत्री खुद ही पैरवी में पहुंच जाते हैं, और ये तो बहुत व्यापक वे में हाई कोर्ट ने कहा है, व्यापक इसका वो देखा जाना चाहिए पूरे। अगर सिर्फ आप उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे तो बहुत से सैकड़ों हजारों भवन पे फिर कुल्हाड़ा चलेगा और हथौड़ा चलेगा।
तो क्या इतनी बड़ी संख्या में सरकार ये सक्षम है कि इतने लोगों से बुराई बोलने ले? नहीं, सरकार में पॉलिटिकल विल पावर हो तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अभी सरकार ये करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम इस समय एक बहुत बड़े दंश को झेल रहे हैं, जो ये एक